अगर आप दिलचस्प, मालूमाती और मुनफरिद रिपोर्ट्स देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेश खिदमत है आज की रिपोर्ट। कुश्ती या पहलवानी बर्रे सगीर का एक मकबूल खेल रहा है और इसे सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जिस्मानी नशोनुमा और ताकत का जरिया और एक नहायत मुफीद और मस्बत सरगर्मी तस्वुर किया जाता है। इस धरती ने बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान पैदा किए। इन्हीं में एक जुबैर उर्फ झारा पहलवान था जिसने कमसिनी में पहलवानी शुरू की और पूरी दुनिया में नाम पैदा किया। 6 फुट 2 इंच के झारा पहलवान का ताल्लुक उस नामवर पहलवान खानदान से था जिसके सरबराह रुस्तम जमा गामा पहलवान और उनके भाई रुस्तम हिंद अमाम बख्श पहलवान थे। झारा पहलवान अमाम बख्श पहलवान के पोते और शेरे पंजाब असलम पहलवान के बेटे थे। झारा पहलवान 24 सितंबर 1960 को लाहौर में पैदा हुए। पहलवानों के घर आंख खोली, इसीलिए बचपन से ही पहलवानी का शौक था। उस दौर में भोलू बरादरान ने झारा की तरबियत की। जुबैर उर्फ झारा पहलवान की पहली प्रोफेशनल कुश्ती 13 बरस की उम्र में पाकिस्तान के नामवर पहलवान मुल्तान के जवार हुसैन के साथ मंटो पार्क लाहौर में हुई। जवार हुसैन अपने दौर के नामी ग्रामी पहलवान थे। वो उम्र और तजर्बे दोनों में झारा पहलवान से बड़े थे, लेकिन दोनों अखाड़े में उतरे तो झारा पहलवान ने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया और चंद ही सेकंड में जवार हुसैन पहलवान को चारों शाने चित कर दिया। इस फतह के बाद झारा पहलवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो भी पहलवान उनके मुकाबले में आया, शिकस्त उसका मुकद्दर ठहरी। 16 साल की उम्र में झारा पहलवान ने दूसरी बड़ी कुश्ती मोहम्मद अफजल उर्फ गोगा पहलवान से लड़ी। ये मुकाबला सिर्फ 12 मिनट तक जारी रहा और झारा पहलवान ने गोगा पहलवान को हरा दिया। मई 1978 में झारा पहलवान ने मुल्तान के नामवर अब्बास पहलवान को भी शिकस्त दी। झारा पहलवान की जिंदगी का सबसे अहम और बड़ा मुकाबला 17 जून 1979 को जापान के आलमी शोहरत याफ्ता पहलवान अंतोनियो अनोकी के साथ लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में हुआ। लेकिन कहते हैं कि इस कुश्ती का नतीजा मुतनाज़े ही रहा। अनोकी से मुकाबले के लिए झारा पहलवान ने 8 माह तक सख्त ट्रेनिंग की। झारा पहलवान 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे आराम करते, रात 1 बजे के करीब बेदार होते और 2 बजे वर्जिश शुरू कर देते। सबसे पहले दरियाए रावी के किनारे रोजाना 15 मील दौड़ लगाने के बाद 5 मन वजन उठाकर 6 मील पैदल चलते। ये वजन उन्होंने अपने दोनों हाथों में उठाने के अलावा गर्दन में भी लटकाया होता था ताकि गर्दन मजबूत हो सके। झारा पहलवान 3000 डंड पेलते और 5000 बैठकें भी लगाते। वर्जिश के बाद वो अखाड़े में पहुंचते जहां मुख्तलिफ पहलवानों के साथ झारा का जोड़ कराया जाता था। झारा पहलवान रोजाना बादाम और दूध से बनी 5 से 7 लीटर सरदाई गोश्त की यखनी पीते और भुना हुआ गोश्त खाते थे। जून 1979 में जापान के पहलवान अनोकी की पाकिस्तान आने से पहले ही झारा और अनोकी के मुकाबले की खबरें छपने लगी। लोगों ने एडवांस में ही टिकटें बुक करा ली। 17 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जुबैर उर्फ झारा पहलवान और जापान के अंतोनियो अनोकी पहलवान की कुश्ती हुई। अनोकी पहलवान 36 बरस के थे जबकि झारा पहलवान की उम्र सिर्फ 19 बरस थी। फन्ने पहलवानी के माहिरीन का ख्याल था कि ये एक तरफा मुकाबला साबित हो सकता है क्योंकि अनोकी पहलवान बहुत मंझा हुआ पहलवान था। इसके मुकाबले में झारा पहलवान एक बच्चा दिखाई देता था। बहरहाल शाम के वक्त लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम 40,000 तमाशाइयों से भर गया। मुकाबले के लिए मैदान में खसूसी तौर पर 24 फुट चौड़ा रिंग बनाया गया। मुकाबला रात 8 बजे शुरू हुआ। पहला राउंड बगैर किसी स्कोर के खत्म हुआ। दूसरे में भी दोनों पहलवान नाकाबिले शिकस्त रहे। तीसरा और फिर चौथा राउंड भी ऐसे ही गुजर गया। 6 फुट 4 इंच कामत का अनोकी पहलवान इस 19 साला नौजवान पर काबू पाने में नाकाम रहा। 5वें राउंड में भी ऐसी ही सूरत हाल रही कि कमेंटेटर्स ने मुकर्ररा वक्त के खत्म होने का ऐलान कर दिया। 6ठे राउंड के लिए झारा हशाश बशाश खड़ा था और उछल रहा था। इसी दौरान अनोकी थके कदमों से चलता हुआ अपने हरीफ के करीब आया और झारा का हाथ पकड़कर फजा में बुलंद कर दिया। जो काम रेफरी को करना चाहिए था वो अनोकी पहलवान ने कर दिया। तमाशाइयों ने समझा कि अनोकी ने शिकस्त तस्लीम कर ली है और उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान से पहले ही झारा पहलवान को कंधों पर उठा लिया। झारा पहलवान के हामी फतह का जश्न मनाने लगे जबकि जापानी पहलवान अनोकी के मैनेजर का इसरार था कि यह मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ है। इस सूरत हाल में झारा का चचा भोलू पहलवान उसे दोबारा उखाड़े में ले आया।
20 منٹ تک رنگ میں وہ مد مقابل کو دوبارہ لڑنے کی دعوت دیتا رہا۔ ادھر انوکی قذافی اسٹیڈیم سے ہوٹل پہنچ چکا تھا۔ ریسلنگ کے عالمی مقابلے کے نتائج متنازع ہو چکے تھے۔ اگلے روز اخبارات میں خبریں چھپیں۔ مقابلے کے ریفری پولینڈ کے برنارڈ ووجوسکی کا کہنا تھا کہ تکنیکی طور پر جھارا پہلوان فاتح ہے، لیکن جج صاحبان کو انہیں مطلع کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ فاتح پہلوان کا اعلان کر سکتے۔ دوسری جانب ایک جج خواجہ اسلم کا کہنا تھا کہ جھارا فاتح ہے کیونکہ اس نے 2 بار انوکی کے کندھے زمین سے لگائے تھے، جبکہ انوکی کے مینیجر کا کہنا تھا کہ یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوا ہے کیونکہ دونوں کے پوائنٹس برابر تھے۔ انوکی پہلوان نے جاپان واپس جانے سے پہلے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان کا جھارے پہلوان کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کرنے کا مطلب اپنی شکست تسلیم کرنا نہیں بلکہ ان کو داد و تحسین دینا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ میں کئی پہلوانوں کے کھیل کی تعریف اسی انداز میں کرتے رہے ہیں۔ انوکی نے جھارا پہلوان کی کشتی کے انداز اور تکنیک کی تعریف بھی کی۔ جھارا پہلوان اور انوکی کی کشتی اس دور کا ایک بڑا مقابلہ تھا، لیکن اس کے نتائج متنازع ہی رہے۔ دونوں کے درمیان پھر دوبارہ کبھی مقابلہ نہیں ہوا۔ 1981 میں قذافی اسٹیڈیم میں جھارا پہلوان کا ایک مرتبہ پھر گوگا پہلوان سے مقابلہ ہوا۔ جھارا نے صرف 50 سیکنڈ میں اپنے حریف کو پچھاڑ دیا۔ 1982 میں جھارا پہلوان کے ساتھ کئی غیر ملکی پہلوانوں نے پاکستان آ کر کشتیاں لڑیں، لیکن کوئی بھی جھارا کو ہرا نہ سکا۔ زبیر عرف جھارا پہلوان 4 مرتبہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر بھی گئے، جہاں انہوں نے بین الاقوامی پہلوانوں کے خلاف جتنی بھی کشتیاں لڑیں سب میں فتح حاصل کی۔ 1984 میں رستم پاکستان ٹائٹل کی تاریخی کشتی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوئی۔ جھارا پہلوان نے اس دور کے نامور پہلوان نیاز دین المعروف بھولا گاڈی کو اس مقابلے میں صرف 1 منٹ میں شکست دے کر رستم پاکستان کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ جھارا پہلوان کبوتر بازی اور پتنگ بازی کے بھی بہت شوقین تھے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جھارا کی کامیابیوں سے حسد کرنے لگے تھے اور انہوں نے ایک سازش کے تحت جھارا پہلوان کو ہیروئن کے استعمال کا عادی بنا دیا۔ یوں نہایت کم عمری میں جھارا نے اپنی زندگی گنوا دی۔ وہ صرف 31 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جھارا پہلوان موہنی روڈ لاہور پر بھولو پہلوان کے اکھاڑے میں اسودہ خاک ہیں۔